स्टूडेंट्स, मैं भावना माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। आज मैं आपको EL 203 का चैप्टर 7 कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में सिंक्रो पढ़ाऊंगी कि और सिंक्रो ट्रांसमीटर के बारे में बताऊंगी कि सिंक्रो ट्रांसमीटर कैसे वर्क करता है। सिंक्रो ट्रांसमीटर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सिंक्रो होता क्या है। तो सिंक्रो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर है। इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर से क्या मतलब है? ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंक्रो भी क्या करेगा? एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या करता है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट की एंगुलर पोजीशन को, कोई भी शाफ्ट है उसकी एंगुलर पोजीशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। शाफ्ट की एंगुलर पोजीशन को ये किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इसने क्या किया, एक तरह से उसकी जो एंगुलर पोजीशन थी उसको इलेक्ट्रिकल में बदला। तो ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हो गया। इसने एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिंक्रो जो होते हैं, सिंक्रो का दूसरा नाम है टेल्सिन, ऑटोसिन और सेल्सिन। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अब सिंक्रो के हम दो पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक है सिंक्रो ट्रांसमीटर, दूसरा है सिंक्रो रिसीवर, और इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंक्रो ट्रांसमीटर, कि सिंक्रो ट्रांसमीटर कैसे वर्क करता है। सिंक्रो ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 3 फेज अल्टरनेटर की तरह होता है। इसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रोटर और दूसरा पार्ट होता है स्टेटर। जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो रोटर पार्ट होता है वो तो रोटेटिंग होता है, मूवेबल होता है, और जो स्टेटर पार्ट होता है वो स्टेशनरी होता है, यानी वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। अब हम देखेंगे इनका कंस्ट्रक्शन पहले कि सिंक्रो ट्रांसमीटर में रोटर किस प्रकार का बना होता है, स्टेटर किस प्रकार का बना होता है। तो जो रोटर होता है वो साइलेंट पोल डम बेल शेप होता है, यानी इसका जो शेप होता है वो होता है साइलेंट पोल डम बेल शेप्ड। अब जो ट्रांसमीटर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो इस पे लपेटते हैं, यानी रोटर पे जो वाइंडिंग होती है वो कैसे एक्ट करती है? प्राइमरी वाइंडिंग की तरह। तो जो रोटर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो रोटर पे हम कनेक्ट करते हैं, और AC वोल्टेज सप्लाई हम इस प्राइमरी वाइंडिंग पे देते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग पर AC वोल्टेज देने के लिए ब्रशेस की मदद लगाई जाती है। और अभी की मैंने आपको बताया कि रोटर मतलब मूविंग पार्ट होता है। इसी तरह से जो स्टेटर होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टेटर में हम क्या काम में लेते हैं? 3 वाइंडिंग्स काम में लेते हैं। 3 वाइंडिंग्स होती है जो कि स्टार शेप में कनेक्टेड होती है। इस तरह का शेप बनता है, स्टार शेप या वाई शेप भी किसको कहते हैं। स्टार शेप में कनेक्टेड होती हैं, ये बैलेंस्ड होती हैं। अब स्टेटर की जो ये तीनों वाइंडिंग है इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का, मतलब तीनों 120 डिग्री के कोण पर जुड़ी होती है। स्टेटर की तीनों कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होगा वो निर्भर करेगा रोटर की एंगुलर पोजीशन में, मतलब इसकी जो 3 वाइंडिंग है इनमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो डिपेंड करेगा रोटर की एंगुलर पोजीशन पर निर्भर करता है। स्टेटर को भी हम कैसा बनाते हैं? स्लॉटेड बनाते हैं। स्लॉटेड बनाने से क्या होता है? एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। तो स्टेटर भी हमारा कैसा होता है? स्लॉटेड होता है। अब इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग देखने से पहले मैं इसका आपको डायग्राम बताऊंगी कि ये किस तरीके का होता है। अब ये वाला जो पार्ट, ये है हमारा सिंक्रो ट्रांसमीटर। सिंक्रो ट्रांसमीटर में हम देख रहे हैं ये वाला जो है ये अपना है रोटर। रोटर का शेप देख रहे हैं हम इस तरीके से। तो रोटर का शेप है डम्प वेल। तो रोटर कैसा होता है? डम्प वेल शेप का होता है, और ये एक मूविंग पार्ट होता है। इसको भी हम स्लॉटेड बनाते हैं। रोटर पे हम एक सिंगल वाइंडिंग करते हैं जो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की तरह एक्ट करती है, और ब्रशेस और स्लिप रिंग की मदद से इसको क्या दी जाती है? AC सप्लाई दी जाती है। तो ये AC सप्लाई दे दी। अब हम स्टेटर के बारे में देखें कि ये हमारा स्टेटर जो है ये एक स्टेशनरी होता है। स्टेटर पे 3 वाइंडिंग लपेटी होती है जो कि इस पे नहीं दिखाई है, मैं नेक्स्ट डायग्राम में बताती हूँ। स्टेटर पे 3 वाइंडिंग होती है जो कि 120 डिग्री के एंगल पे कनेक्टेड होती हैं। स्टेटर को भी कैसा बनाते हैं? स्लॉटेड बनाते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस कम हो। तो अगर हम इसका सेकेंड डायग्राम देखें तो सेकेंड डायग्राम में हम ये देखेंगे। अब जैसे ये वाला डायग्राम है इसमें हमें 3 वाइंडिंग क्लियर दिख रही है।
अब जैसे हमारे तीनों वाइंडिंग ये हो गई, जैसे ये तो हो गई S1, S2 और ये S3। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा वो रोटर हो गया जो कि डम्बेल शेप का है, उसको हम स्लिप रिंग की मदद से AC सप्लाई दे देते हैं। और जो रोटर होता है उसमें सिंगल वाइंडिंग लेते हैं। स्टेटर मैंने आपको बताया था 3 वाइंडिंग्स होती हैं और वाई शेप या स्टार शेप कनेक्टेड होती हैं। तो ये तो हो गई अपनी S1, ये हो गई S2 और ये S3। अब क्या था, अगर ये डम्बेल शेप का रोटर सीधा रहता तो उस समय मतलब S2 से की ही एक्सिस पे आता तो उस समय तो कौन थीटा क्या होता, 0 होता। ये हमारा एंगल है थीटा। अब लेकिन रोटर घूम गया है, रोटर ऐसे होता तो S2 के साथ इसका एंगल 0 होता। अब रोटर क्या हो गया, रोटेट हो गया, इस तरीके से हो गया। तो इसने जो रोटर की जो एंगुलर पोजीशन है उस पर निर्भर करेगा कि S1, S2, S3 में कितने वोल्टेज इंड्यूस होंगे। रोटर थीटा एंगल से मूव कर गया S2 के साथ, तो S2 वाइंडिंग से तो ये थीटा एंगल बना रहा है। अब हमने ये देखा था कि S1, S2 और S3 तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होती है। तो S2 से अगर रोटर थीटा एंगल बना रहा है तो S1 से कितना बनाएगा, S1 और S2 के बीच का तो हो गया 120 प्लस ये थीटा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि S1 से रोटर का एंगल कितना हो गया, 120 प्लस थीटा हो गया। इसी तरह से हम यहाँ देखें कि S3 और S1 में 120 एंगल, S1 और S2 में 120, तो S3 से अगर S2 के बीच का एंगल तो हो गया 240 और ये इधर तक थीटा बना रहा है तो ये एंगल पूरा हो जाएगा 240 प्लस थीटा। रोटर की पोजीशन से एंगल पूरा यहाँ तक का हो जाएगा 240 प्लस थीटा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि S1, S2, S3 के साथ इस रोटर का कितना एंगल है। रोटर जब यूं स्ट्रेट था तो ये कंडीशन कहलाती है इसकी इलेक्ट्रिकल जीरो। इस समय S2 के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। लेकिन जब ये रोटेट हुआ, रोटर इस पोजीशन में आ गया और इसने S2 के साथ थीटा एंगल बना लिया, तो S1 के साथ ये एंगल हो गया 120 प्लस थीटा, S3 के साथ ये एंगल हो गया 240 प्लस थीटा। तो इस तरीके से रोटर के डिफरेंट एंगल हो गए इन वाइंडिंग से। अब जितना एंगल है उसके कॉस के प्रोपोर्शनल वोल्टेज इंड्यूस होंगे S1, S2 और S3 में। तो हम सबसे पहले हमने क्या दी, AC सप्लाई दी। तो हम इसकी कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे। अब हम जैसे सिंक्रो ट्रांसमीटर के रोटर पर AC वोल्टेज लगाते हैं, तो सपोज करिए कि AC वोल्टेज आपको पता है क्या होता है, साइनोसोडियल वेव होती है। तो उसकी इक्वेशन हो गई VR साइन ओमेगा CT, ये वैल्यू आ गई। अब VR क्या है, इसके मैक्सिमम वोल्टेज है और ये साइनोसोडियली वेरी करता है तो साइन ओमेगा C। ओमेगा C है कोणीय वेग और T है टाइम, और VR क्या है, इसका इंस्टेंटेनियस मान है। तो ये AC वोल्टेज जब हम रोटर पे लगाते हैं तो रोटर कैसे एक्ट करता है, प्राइमरी की तरह। और रोटर पे प्राइमरी पे AC वोल्टेज लगाने के कारण तीनों सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। अब रोटर के इस वोल्टेज के कारण रोटर कॉइल में क्या फ्लो होने लगती है, मैग्नेटिक करंट फ्लो होती है। तो यह चुंबकीय धारा इसके एक्सिस के साथ साइनोसोडियली फ्लक्स उत्पन्न करेगी, मतलब फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। अब ये जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, भाई ये वोल्टेज लगा है रोटर पे, इसके कारण करंट फ्लो हुई रोटर में और एक फ्लक्स डेवलप हुआ। ये फ्लक्स क्या करता है, स्टेटर की पेरीफेरी का जो एयर गैप है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, साइनोसोडियली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि जब प्राइमरी पे AC वोल्टेज लगाते हैं तो उसके कारण सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। सेकेंडरी की जगह यहाँ पे किसमें होंगे, स्टेटर की 3 वाइंडिंग्स में वोल्टेज इंड्यूस होंगे, 3 वाइंडिंग्स में वोल्टेज उत्पन्न होंगे। तो किसी भी स्टेटर कॉइल का फ्लक्स रोटर तथा स्टेटर कॉइल की एक्सिस के बीच के कोण के कोसाइन के समानुपाती होता है। यानी क्या कह रही हूँ मैं कि स्टेटर की जो वाइंडिंग्स है S1, S2 एंड S3, इनमें जो वोल्टेज डेवलप होगा वो जो ये वाइंडिंग रोटर के साथ जो एंगल बना रही है उसके कॉस के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने देखा था कि S1, S2 के साथ तो वो एंगल था थीटा और S1 के साथ वो एंगल था थीटा प्लस 120 और S3 के साथ जो एंगल बना रहा था रोटर वो था हमारा थीटा प्लस 240। तो ये जो एंगल बना रहे हैं उसके कॉस के प्रोपोर्शनल वोल्टेज इन वाइंडिंग्स में डेवलप होंगे। तो हम देखें कि सिंक्रो ट्रांसमीटर कैसे वर्क कर रहा है, एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की तरह वर्क कर रहा है जिसमें रोटर कॉइल तो प्राइमरी की तरह कार्य कर रही है और स्टेटर कॉइल कैसे कार्य कर रही है, जैसे 3 सेकेंडरी वाइंडिंग हो उसमें। तो अब सपोज करें कि इनमें जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहे हैं स्टेटर में वो हो रहा है VS1, VS2 और VS3N। अब ये क्या मतलब है इसका, हमने देखा था कि जो हमारी तीनों वाइंडिंग्स हैं
जैसे मैं इसको एक रफ डायग्राम से आपको बताती हूँ इसका। इस वाइंडिंग को हमने S2 माना था, इसको S1 माना था और इस वाइंडिंग को S3 माना था। अब ये तीनों वाइंडिंग जहाँ कनेक्टेड होती है वो पॉइंट कहलाता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। अब अपना क्या था, रोटर को मैं ऐसे डॉटेड से मैंने बता रही हूँ कि जैसे रोटर सपोज कर लीजिए रोटर यूं मूव करा, रोटर यूं मूव करा, ये रोटर की एंगुलर पोजीशन बता रहे हैं, रोटर पूरा नहीं बना रहे। तो ये इस वाइंडिंग से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इन दोनों वाइंडिंग के बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो रोटर के साथ इसका एंगल कितना हो गया 120 प्लस थीटा। इन दोनों का यहाँ से 120 120 और यहाँ तक पूरा कितना हो गया थीटा प्लस 240 एंगल है। इस तरीके से हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों वाइंडिंग एक पॉइंट पे कनेक्टेड होती है जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर S1 वाइंडिंग के वोल्टेज निकालेंगे तो वो न्यूट्रल के सापेक्ष निकालेंगे, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VS1N, यानी S1 वाइंडिंग के वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल। VS2N कहाँ से हो गया, न्यूट्रल और S2 के बीच का वोल्टेज। VS3N क्या हो गया, न्यूट्रल और S3 वाइंडिंग के बीच का वोल्टेज हो गया। तो ये तीन वोल्टेज S1 S2 S3 में डेवलप होंगे। अब हमने बोला कि जो सिंक्रो ट्रांसमीटर में जो रोटर जो एंगल बनाता है वाइंडिंग के साथ, वोल्टेज क्या होते हैं, उस एंगल के कॉस के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं VS1N की वैल्यू निकालूं तो एक तो VS1N किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा जो अपन AC वोल्टेज दे रहे हैं। AC वोल्टेज क्या दिए थे हमने रोटर पे, VR साइन ओमेगा CT। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एक निर्भर करेगा VR साइन ओमेगा CT पे, तो करेगा ही करेगा। और किस पे करेगा, जो एंगल बना रहा है, यानी S1 वाइंडिंग कितना एंगल बना रही है, थीटा प्लस 120, इसके कॉस के प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम कह रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस 120 इसके प्रोपोर्शनल होंगे। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं K। तो हमने देखा कि VS1N की वैल्यू ये आ गई, KVR साइन ओमेगा CT कॉस थीटा प्लस 20, यानी रोटर के वोल्टेज पे तो निर्भर करेगा ही करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, कॉस ऑफ एंगल, जो एंगल बन रहा है S1 जो रोटर के साथ एंगल बना रहा है उसके कॉस के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम VS2N की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। VS2N सेकेंड वाइंडिंग, अब सेकेंड वाइंडिंग हमने इसको रिप्रेजेंट किया S2 को, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो KVR साइन ओमेगा CT तो हो गई, K क्या है, प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट लिया है। और किसके डिपेंड करेगा, इनके बीच के एंगल के कॉस के। तो S2 के साथ कितना एंगल बन रहा है रोटर का, थीटा, तो ये किसके हो गया, कॉस थीटा। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन हम निकालें S3N, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, KVR साइन ओमेगा CT पे तो डिपेंड करेगा ही, और जो एंगल बन रहा है उसके कॉस के प्रोपोर्शनल होगा। तो S3 के साथ एंगल कितना बन रहा है भाई, इस वाइंडिंग के साथ 120, इस वाइंडिंग के साथ 120 तो 240 तो हो गया, प्लस इस रोटर के साथ कितना बन रहा है, थीटा प्लस 240, थीटा प्लस 240, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस 240 के प्रोपोर्शनल में वोल्टेज डेवलप होंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। इस तरह से तीन इक्वेशन अपने पास आ गई। अब इन तीन इक्वेशन की मदद से हम क्या करते हैं, अब यहाँ तो ये तो अभी अपन ने निकाला सारे वोल्टेज न्यूट्रल के सापेक्ष। अब अगर पूछें कि S1 और S2 वाइंडिंग में क्या होगा, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, S1N के वोल्टेज में से S2N के वोल्टेज माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज हो जाएंगे। अब S2 और S3 के बीच का वोल्टेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, S2 के न्यूट्रल के सापेक्ष जो वोल्टेज है उसमें से S3 के न्यूट्रल के सापेक्ष वोल्टेज घटा देंगे। इसी तरह से S3 और S1 के बीच का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टेज कितना होंगे, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम सबसे पहले निकालते हैं VS1 S2, इसका मतलब है S1 और S2 वाइंडिंग के बीच का एंगल, तो उसकी वैल्यू होगी VS1N माइनस VS2N, यानी S1 वाइंडिंग में न्यूट्रल के सापेक्ष जो वोल्टेज थे उसमें से S2 पे जो न्यूट्रल के सापेक्ष वोल्टेज थे उनको माइनस करना है। तो हमने ये देखा था कि यहाँ हमने निकाला था S1 और S2 के वोल्टेज निकाले थे, ये S1 का S2, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो KVR साइन ओमेगा CT पार्ट तो कॉमन रहेगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 120 माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको कर लेते हैं, तो इसमें से कॉमन ले लिया तो ये आया KVR साइन ओमेगा CT, ये पार्ट तो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचा अपना कॉस थीटा प्लस 120 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है
तो हम जानते हैं कि ये कौन सी फॉर्म हो गई, cos C माइनस cos D। तो cos C माइनस cos D का एक फॉर्मूला है 2 sin C प्लस D अपॉन 2 sin D माइनस C अपॉन 2। इस फॉर्मूले से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी VS1 S2 की वैल्यू हो जाएगी, ये K VR साइन ओमेगा CT तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब फॉर्मूला लगाएं तो 2 साइन C प्लस D, C ये पूरा है और D ये है तो प्लस कर देंगे, तो थीटा प्लस 120 में थीटा प्लस होगा तो क्या हो गया 2 थीटा प्लस 120 अपॉन 2। अब है साइन D माइनस C, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो थीटा में से ये माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया थीटा माइनस 120 अपॉन 2, ये चीज़ आ गई। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, के वी आर साइन ओमेगा CT एज इट इज़ आया, ये हुआ 2 साइन, अब यहाँ पे 2 थीटा प्लस 2 कॉमन लिया हमने तो ये बचा थीटा प्लस 60 और ये 2 नीचे कैंसिल हो गया तो हमारा ये एंगल बच गया थीटा प्लस 60। अब यहाँ पे थीटा माइनस थीटा कट गया और यहाँ बचा साइन माइनस 120 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 हो गया माइनस 60, हो गया माइनस 60। अब एक फॉर्मूला और पता है हमें चूँकि कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये साइन 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, साइन 60 होता है √3/2। तो हम ये चीज़ कर लेंगे, दोनों चीज़ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी के वी आर साइन ओमेगा CT। इसकी जगह आप लिख सकते हैं -2 तो ये था ही और साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 और ये बच गया अपना साइन थीटा प्लस 60। अब 2 कैंसिल हो गए, माइनस साइन यहाँ पे रहा, √3 हम बाहर ले लें, -√3 हम बाहर ले लेते हैं, -√3 बाहर ले लिया, के वी आर साइन ओमेगा CT और इधर अपना बचा साइन थीटा प्लस 60। अब इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। हमारे पास 3 एंगल है 120 240, एक तो थीटा बना रहा था, एक था 120 प्लस थीटा, एक 240 प्लस थीटा, तो इसलिए हम इसको फॉर्म चेंज करेंगे। तो ये हुआ -√3 के वी आर साइन ओमेगा CT एज इट इज़ है। अब हम क्या करें, इन एंगल में 180 प्लस भी कर दें और 180 माइनस भी कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, थीटा प्लस 60 तो एज इट इज़ है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन 180 और इसको 60 को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा आया -√3 के वी आर साइन ओमेगा CT साइन 180 और 60 कितना हो गया 240 प्लस थीटा, इसको साथ ले लिया हमने, 240 प्लस थीटा को साथ ले लिया और -180 डिग्री यहाँ छोड़ दिया। एक दूसरा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया। अब हम इसको वापस से हम क्या करें कि माइनस साइन कॉमन लें इनमें से अंदर से, तो ये क्या होगा माइनस साइन कॉमन लेने पे ये -√3 के वी आर साइन ओमेगा CT तो है ही, इनमें माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 240 प्लस थीटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और ये फॉर्म बन गई साइन 180 माइनस थीटा। तो चूँकि हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब अपन क्या करें कि इसमें रख दें ये चीज़, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो √3 के वी आर साइन ओमेगा CT। अब साइन 180 माइनस या साइन थीटा होता है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख रखा है, पूरा 240 प्लस थीटा है तो हमारा हो गया साइन 240 प्लस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी VS1 S2 की, यानी दो S1 S2 दो वाइंडिंग के बीच में इतने वोल्टेज डेवलप होंगे। तो ये हमारी 3 इक्वेशन तो हम पहले ले लिए थे, ये 4th इक्वेशन हमारी बन गई, यानी इस तरीके से वोल्टेज उत्पन्न होंगे, मतलब उन वोल्टेज का मान ये होगा। अब हम निकालेंगे VS2 S3, S2 और S3 वाइंडिंग के बीच में वोल्टेज,
ये निकलेगा अपना Vs2n माइनस Vs3n। अब हमने S2n और S3n की वैल्यू निकाली थी, अभी पहले निकालिए कि S2n की वैल्यू ये रही, S3n की वैल्यू ये रही। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो k VR साइन ओमेगा सी टी तो पार्ट कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 240। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी k VR साइन ओमेगा सी टी, तो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचेगा अपना cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 240, यही बचेगा। अब अपन इसमें वापस वही फॉर्मूला लगा देंगे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। तो वो अगर हम लगाते हैं तो आएगा k VR साइन ओमेगा सी टी एज इट इज रहने दिया, आता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, c ये है और d ये है, तो इनको प्लस करेंगे तो 2 थीटा प्लस 240 अपॉन 2, फिर होता है साइन d माइनस सी यानी दिस माइनस दिस, तो थीटा प्लस 240 में से थीटा माइनस करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 240 अपॉन 2, ये आ गया। अब अपन और सिंप्लीफाई करें, के वी आर साइन ओमेगा सी टी एज इट इज रखा, 2 साइन, अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया और 2 नीचे कैंसिल हो गया, तो ये बचा थीटा प्लस 120, तो ये बच गया हमारा थीटा प्लस 120। यहाँ आ गया साइन 120, 240 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया अपना साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 रख दिया हमने, तो ये 2 कैंसिल हो गया और √3 बाहर आ गया, तो हमारा आ जाएगा √3 के वी आर साइन ओमेगा सी टी। अब यहाँ बच गया अपना साइन थीटा प्लस 120, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई 5th नंबर की इक्वेशन। ये वैल्यू किसकी आई, Vs2 S3 की, ये हमारे सेकंड 2 फेज़ों के बीच के वोल्टेज आ गए। अब थर्ड के लिए हम करेंगे, थर्ड हमारा हो जाएगा S3 और S1 में, तो S3 और S1 का अगर अपन ने किया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, Vs3n, न्यूट्रल के सापेक्ष S3 में जो वोल्टेज हुए उसमें से S1 में जो न्यूट्रल के सापेक्ष वोल्टेज हुए उसको माइनस करने पर, तो हमारी इनकी वैल्यू आई थी, S1n की ये आई थी, S3n की ये आई थी, इसमें से इसको माइनस करना है तो के वी आर साइन ओमेगा सी टी कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस 240 माइनस cos थीटा प्लस 120 हो जाएगा। तो हम इसमें लिखते हैं के वी आर साइन ओमेगा सी टी तो हमारा कॉमन था। अब यहाँ पे हम करेंगे cos थीटा प्लस 240 माइनस cos थीटा प्लस 120। अब वापस से वही फॉर्म लगेगी, cos c माइनस cos d, तो फॉर्मूला हो गया 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2, तो के वी आर साइन ओमेगा सी टी हमने इसको रखा बाहर। अब इसमें अपन ने लगाया तो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, यानी ये दोनों प्लस होंगे, तो ये हो गया 2 थीटा, थीटा थीटा प्लस हो गए और 240 और 120 हो गए, क्या हो गए 360 अपॉन 2। नेक्स्ट क्या लगता है, साइन d माइनस सी अपॉन 2, थीटा प्लस 120 में से माइनस करेंगे तो थीटा थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का अपना कितना आएगा, 240 में से 120 गए तो माइनस इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें से माइनस किया तो ये आ गया माइनस 240 में से 120 गए तो माइनस के 120 आ जाएगा, क्योंकि अपने को पता है d माइनस सी होता है, तो थीटा प्लस 120 में से ये माइनस करेंगे तो 240 माइनस का हो जाएगा, 240 में से 120 गया तो 120 अपॉन 2 और साइन माइनस का आया। अब ये हो गया 60 डिग्री और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और साइन 60 हो जाएगा √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, और इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन लेके नीचे से काट सकते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के वी आर साइन ओमेगा सी टी, इसको लिखा 2 और ये लिखा साइन, 2 कॉमन हो गया तो ये बचा अपना 2 कॉमन हो गया कट गया, थीटा 180 हो गया, 360 को 2 से डिवाइड किया तो साइन थीटा प्लस 180, और यहाँ पे अपना आ गया माइनस साइन माइनस 60 डिग्री, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस हम यहाँ लगा दें
और साइन 60 की जगह हम लिख दें √3/2, तो 2 कैंसिल और √3 हमारा बाहर आ गया, -√3, क्योंकि ये माइनस साइन भी था, KVR साइन ओमेगा CT। अब यहाँ हमारा बचा साइन थीटा प्लस 180। अब 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो √3 KVR साइन ओमेगा CT, ये हो गया साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारी VS3S1 की, तो ये हमारी 6 इक्वेशन हो गई। इस तरीके से हमने जो तीनों फेज थे उनके वोल्टेज निकाल लिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज को। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो, थीटा 0 होगा तो हम देखें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर हम रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, जैसे हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाली थी, थीटा 0 कब होगा? मैंने आपको बताया था कि S2 वाइंडिंग है, इससे रोटर अभी थीटा कोण बना रहा है, जब ये होगा इस पॉइंट पे होगा तो उस समय थीटा 0 होगा। अगर थीटा 0 हुआ तो यहाँ तो बचेगा cos 120 या cos 0 डिग्री, ये cos 0 डिग्री यहाँ होगा, तो cos 0 डिग्री हमको पता है 1 है। यहाँ पे थीटा अगर 0 हो गया तो ये cos 240 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया cos 120 आ गया, यानी इसी जगह पे है, सिर्फ इसके साथ ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो जितने वोल्टेज प्राइमरी में है वो सारे के सारे S2 में डेवलप हो जाएंगे, और इनके एंगल क्या हो जाएंगे, S1 बना लेगा 120 एंगल और S3 बना लेगा 240। तो ये पोजीशन जिसमें थीटा 0 है वो हमारा उस समय सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस में डेवलप होंगे, S2 में, उसकी वैल्यू होगी KVR साइन ओमेगा CT, क्योंकि थीटा 0 पे cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो S2 में उस समय सबसे ज़्यादा वोल्टेज होंगे, और ये रोटर की ये पोजीशन कहलाती है इलेक्ट्रिकल 0, यानी इस समय इसका कोई भी एंगुलर मूवमेंट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज हमारे S2 में होंगे। लेकिन जो S3 S1 की वैल्यू निकाली थी हमने, इसमें देखें तो यहाँ पे अगर थीटा 0 है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, तो S3 S1 के वोल्टेज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि इसमें थीटा 0 होने पे साइन 120 रहेगा। S1 S2 के वोल्टेज देखें तो वो 0 नहीं होंगे, थीटा 0 होने पे साइन 240 बचेगा, तो सिर्फ कौन से वोल्टेज 0 होंगे, S3 S1 ये 0 होंगे। तो ये पोजीशन रोटर की कहलाती है इलेक्ट्रिकल 0। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सिंक्रो ट्रांसमीटर का इनपुट इसके रोटर शाफ्ट के एंगुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग होते हैं, तथा आउटपुट 3 सिंगल फेज वोल्टेज का सेट होता है, जो कि हमने 4th 5th 6th इक्वेशन से निकाला। और हमने देखा कि जो 4th 5th 6th में जो वोल्टेज आए ये किस पर डिपेंड करते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर। इस प्रकार से सिंक्रो ट्रांसमीटर वर्क करता है। थैंक यू।